चलिए अब तीसरे प्रकार के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की हम यहाँ बात करते हैं, जिसका नाम है इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। यानी कि अभी क्या हो रहा था, अभी हम पोलार मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे और पहले वाले जब हम डायपोल इंटरेक्शन की हमने बात की तो हमने दो परमानेंट डायपोल वाले अणु लिए। पर जब हमने इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन की बात की तो उसमें एक पोलार था और एक नॉन पोलार था। पर ऐसे अणु जिसमें कोई भी पोलार मॉलिक्यूल ना हो, सब अध्रुवीय हो, नॉन पोलार हो, तो अध्रुवीय अणु जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, या हमारी जो इनर्ट गैसेस हैं जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, इनमें अंतराणुक आकर्षण को स्पष्ट करने के लिए हम ये जो अभी हमने दो इंटरेक्शन पढ़े उनके आधार पर हम इनके इंटरेक्शन को नहीं बता सकते। तो अध्रुवीय अणुओं या फिर हमारे एक परमाणविक गैसों के बीच होने वाले अंतराणुक बलों को स्पष्ट करने के लिए हम इस तीसरे प्रकार के इंटरेक्शन की बात करते हैं, जिसे प्रेरित द्विध्रुव अन्योन क्रिया कहा जाता है। तो इसका मतलब कि ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है इनमें भी फोर्सेस पाए जाते हैं, इनमें भी अट्रैक्शन पाया जाता है। पर ये कैसे पॉसिबल है? वो तो नॉन पोलर है, उनमें तो किसी भी प्रकार का कोई पोल तो डेवलप हुआ नहीं है और उनके पास कोई डायपोल मोमेंट वाला कोई पोलर मॉलिक्यूल भी नहीं आया। तो फिर कैसे इनके बीच इंटरेक्शन होता है? तो क्या होता है? तो हाँ, होता है। वो इसलिए क्योंकि हम इन अध्रुवीय जो अणु हैं उनको भी क्या कर सकते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि इनको भी लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर लिक्विफाई किया जा सकता है, और लिक्विफाई तभी किया जा सकता है जब इनके बीच आकर्षण बल लगे, इंटरेक्शन हो। तो चलिए अब हम समझते हैं कि अध्रुवीय अणुओं के बीच कैसे आकर्षण बल कार्य करता है। वास्तव में अध्रुवीय अणु यानी कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और जो हमारे इनर्ट गैसेस हैं उनमें लगने वाले अंतराणुक बलों की व्याख्या के लिए सबसे पहले 1930 में फ्रिट्ज लंडन नाम के साइंटिस्ट ने क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर एक प्रकार के आकर्षण बल का सुझाव दिया, जिसे लंदन फोर्सेस, उन्हीं के नाम के आधार पर इन फोर्सेस को लंदन फोर्सेस या डिस्पर्सन फोर्सेस यानी कि परिक्षेपण बल भी कहा जाता है। तो क्या विचार था उनका? इस विचार के अनुसार कोई भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल या इनर्ट गैसेस में जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है ना, उनके केंद्र क्या होते हैं, कोइंसाइड होते हैं, एक दूसरे के संपाती होते हैं। किंतु ऐसे अणुओं में भी किसी क्षण ऐसा पॉसिबल है कि जो इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर घूम रहे हैं ना, उनमें कभी थोड़ा सा इम्बैलेंस डेवलप हो जाए और थोड़ा सा असंतुलन उत्पन्न होने के कारण हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन किसी एक साइड में एक समय के लिए ज्यादा मात्रा में आ जाए, और जब ऐसा होगा तो उस समय उसमें पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। देखिए आप, ये हम यदि अध्रुवीय अणु को बनाएं तो इसमें ये हमारा न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से चक्कर लगाते हैं। पर यहाँ जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है वो पूरा क्या है, सिमेट्रिकल है, तो कोई पोल डेवलप नहीं हुआ। पर घूमते 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 एक कंडीशन ऐसी हो सकती है कि किसी क्षण जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके किसी एक साइड में ज्यादा और एक साइड में कैसे हो जाए, थोड़े से कम हो। तो उस कंडीशन में हमारे जो मॉलिक्यूल है उस पर चार्ज डेवलप हो जाएगा। जहां इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है वो उस पर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, और जहां इलेक्ट्रॉन की कमी है उस पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस पोलैरिटी, तात्क्षणिक ध्रुवणता। तो ये तात्क्षणिक द्विध्रुव बन गया बहुत ही कम समय के लिए, और ऐसा होने पर वो जब किसी अन्य नॉन पोलर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आता है तो उसमें भी द्विध्रुवता को प्रेरित कर देता है, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट उसमें भी प्रेरित कर देता है। तो उस कंडीशन में ये पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें भी क्या होगा, उसके भी इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, वो किसी एक साइड आ जाएंगे और दूसरी साइड इलेक्ट्रॉन्स
कम मात्रा में रहेंगे। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर निगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा थर्ड जो मॉलिक्यूल था, इसने तात्क्षणिक द्विध्रुवता के कारण इसमें क्या डेवलप कर दिया, प्रेरित द्विध्रुव उत्पन्न कर दिया। और जब ये प्रेरित द्विध्रुव वाले अणु एक दूसरे के पास आएंगे तो उनमें क्या होगा, उनमें एक आकर्षण उत्पन्न होगा। ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये दो जब इस तरीके के मॉलिक्यूल जिनमें की चार्जेस हैं एक दूसरे के पास आए, तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो इनके बीच क्या होने लगा, अट्रैक्शन डेवलप होने लगा। और इस अट्रैक्शन को ही हम क्या कहते हैं, लंडन फोर्सेस, यानी कि इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो हमारा नॉन पोलर अणु था उसमें तो पॉजिटिव और निगेटिव जो चार्जेस थे वो कोइंसाइड थे, पर थोड़े से इम्बैलेंस के कारण क्या हुआ, उसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज डेवलप हो गए, एक पोलैरिटी डेवलप हो गई कुछ समय के लिए, जिसे हमने क्या कहा, इंस्टेंटेनियस पोलैरिटी, तात्क्षणिक ध्रुवणता। और ये तात्क्षणिक जो द्विध्रुव बना वो प्रेरित द्विध्रुव में कन्वर्ट हुआ और उसी क्षण वो किसी अन्य परमाणु को भी द्विध्रुव में परिवर्तित कर देता है, उसको भी प्रेरित कर देता है। फलस्वरूप दोनों में इंटरेक्शन डेवलप हो जाता है और इस इंटरेक्शन को ही हम क्या कह रहे हैं, लंडन फोर्सेस कह रहे हैं। तो जो इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन है, थोड़ा सा हमें समझ में आ रहा है कि बहुत ही कमजोर होता है, बहुत वीक होता है, किंतु जब हम बड़े साइज के एटम लेते हैं ना, तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उस समय उसकी पोलैरिटी अधिक होती है। यदि हम कहें कि दो जो हमारे प्रेरित द्विध्रुव हैं उनके बीच की दूरी r है, तो इनके बीच जो लगने वाला इंटरेक्शन है ना, उसे हम किस तरीके से लिखते हैं, वो हमारा इंटरेक्शन, यदि हम इसको ED लिखें, डिस्पर्शन फोर्सेस या लंडन फोर्सेस लिखें, तो इसकी वैल्यू -3I, और यहाँ हम क्या ले रहे हैं, पोलैरिटी, तो पोलैरिटी के स्क्वायर और r की पावर 6 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ I क्या है, ये आयनन ऊर्जा है, आयनाइजेशन एनर्जी है। अल्फा क्या है, जो अध्रुवीय अणु है ना, उसकी ध्रुवणता है, पोलैरिटी है। R दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो इस तरीके से जो हमारा लंडन फोर्सेस है उसको हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो जो इसकी वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करती है, हमने देखा कि बड़े साइज के यदि हमारे पास मॉलिक्यूल है या एटम है तो उसमें लंडन फोर्सेस ज्यादा होते हैं, यानी कि ये अणु और परमाणुओं के साइज पर डिपेंड करती है। साथ ही साथ ये इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि के साथ साथ पोलैरिटी बढ़ती जाती है, यानी कि जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी पोलैरिटी भी ज्यादा होगी, और पोलैरिटी ज्यादा होगी तो इसकी वैल्यू भी कैसी होगी, ज्यादा होगी। और ऐसा आप उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि के रूप में आप देख सकते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट तो नहीं बात करेंगे क्योंकि गैसेस हैं, तो यहाँ हम इनके बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक की वृद्धि देखते हैं। तो आप देखिए कि इस टेबल में आपको दिख रहा है कि हमने यहाँ हीलियम, हाइड्रोजन, नियोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन गैस लिए है। तो जो हीलियम है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, जबकि आर्गन में इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है। तो आप देखिए धीमे धीमे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जा रही है, मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू आप देखिए, हीलियम के लिए -269 है, तो आर्गन के लिए ये -183 डिग्री सेंटीग्रेड हो गई। तो हीलियम से आर्गन की ओर जाने पर देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, तो उसकी पोलैरिटी भी बढ़ जाती है, और पोलैरिटी बढ़ने से ये इंटरेक्शन की वैल्यू भी बढ़ जाती है। इसीलिए क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं उनमें भी इंटरेक्शन होता है, और इस इंटरेक्शन के कारण ही उनको हम गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम जानते हैं कि जो अंतराणु बल होते हैं
उसमें जब विभिन्न अणुओं को एक दूसरे के पास लाया जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसकी थर्मल एनर्जी को कम करना होता है, हमें टेम्परेचर कम करने की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कम करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो वो एक दूसरे के पास पास आएंगे। इसलिए जब जब हम किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वहां हमें उसका टेम्परेचर कम करना होता है, क्योंकि उस समय उसकी पोलराइजेबिलिटी भी बहुत कम होती है। अब इस तरीके से हमने ये जो 3 प्रकार के इंटरेक्शन देखे, इन इंटरेक्शन के आधार पर हम विभिन्न द्रवों के विभिन्न गुणों की व्याख्या कर सकते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं वेपर प्रेशर यानी बाष्प दाब की। तो बाष्प दाब क्या होता है? आपका जो लिक्विड है वो किसी समय अपनी वेपर के साथ, ये आपका लिक्विड है तो यहाँ उसकी वेपर्स भी इक्विलिब्रियम में होती हैं, ठीक है। तो ये वेपर उस लिक्विड पर जितना प्रेशर डाल रहे हैं एक डेफिनेट टेम्परेचर पर, उसे ही उसका हम क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर। तो अब देखिए, जिन लिक्विड्स में ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होते हैं उनको वेपर स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और उनका उतना ही कम इवेपोरेशन होगा। क्यों? क्योंकि वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनको ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है, इसलिए इवेपोरेशन भी कैसा होगा? कम होगा। और इवेपोरेशन कम होगा तो यहाँ वेपर क्या बनेगी? कम बनेगी, और वेपर कम बनेगी तो उसका प्रेशर भी क्या होगा? कम होगा। तो यही कारण है कि जिनमें अंतराणु बल ज्यादा होते हैं उनके बाष्प दाब के मान कैसे होते हैं? वेपर प्रेशर की वैल्यू कम होती है। उदाहरण के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि हम बात करें तो जल का वाष्प दाब कितना होता है? 17.5 mm, जबकि इसी ताप पर यदि कार्बन टेट्राक्लोराइड की हम बात करें तो उसका वेपर प्रेशर 91 mm होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो जल है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि डायपोल डायपोल इंटरेक्शन हो रहा है, जबकि कार्बन टेट्राक्लोराइड में तो परमानेंट डायपोल है नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो वाटर है उसका इवेपोरेशन कम होगा, इसलिए उसके वेपर प्रेशर की वैल्यू भी कैसी होगी? कम होगी। अब इसके बाद यदि हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो देखिए बिल्कुल क्लियर है कि यदि इंटरेक्शन ज्यादा होगा, अंतराणु बल ज्यादा होंगे, तो द्रव को गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके फलस्वरूप उनके क्वथनांक भी उतने ही ज्यादा हो जाते हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो अंतराणु बल जितने ज्यादा होंगे उसको गैसीय स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए उतनी ज्यादा आपको एनर्जी देना पड़ेगी, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू हाई हो जाएगी। तो अभी हमने एग्जाम्पल लिया था वाटर और कार्बन टेट्राक्लोराइड का, तो देखिए वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा थे, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन था, तो वहां पर जो हमारा वाटर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि यदि हम कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 78 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है, जबकि कार्बन टेट्राक्लोराइड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम है। अब बात करते हैं हम विस्कोसिटी की। यदि हम विस्कोसिटी को देखें तो विस्कोसिटी भी किस पर डिपेंड करती है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितने ज्यादा होंगे विस्कोसिटी की वैल्यू भी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो यदि हम दो लिक्विड लेते हैं, मान लीजिए हम एथेनॉल और एसीटोन को कंपेयर करें, तो आप देखेंगे कि जो एथेनॉल है C2H5OH है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पोलैरिटी होती है, यानी कि ये डायपोल में कन्वर्ट हो जाता है। तो पोलैरिटी ज्यादा होने से इसमें इंटरेक्शन भी ज्यादा होगा। पर यदि हम एसीटोन की बात करें तो यहाँ जो एसीटोन है ये सिमेट्रिकल होता है, इसमें किसी भी प्रकार का डायपोल डेवलप नहीं होता है, इसलिए इंटरेक्शन की वैल्यू कम होगी। तो विस्कस कौन ज्यादा होगा? एथेनॉल की विस्कोसिटी ज्यादा होगी, किसके कंपैरिजन में? एसीटोन के कंपैरिजन में। अब यदि हम बात करें सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव की, तो पृष्ठ तनाव की वैल्यू भी किस पर डिपेंड करती है? दो अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल पर।
जिन लिक्विड्स में ये इंट्रैक्शन बहुत हाई होते हैं उनके पृष्ठ तनाव भी उच्च होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सरफेस टेंशन यानी कि सरफेस पर जो मॉलिक्यूल जा रहा है उसको कितने मॉलिक्यूल्स अंदर की ओर खींच रहे हैं। यदि इंट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसको टेंशन ज्यादा होगा, यानी कि सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी। इसीलिए चूंकि इथेनॉल में इंट्रैक्शन ज्यादा है इसलिए इसका सरफेस टेंशन आपके एसीटोन के सरफेस टेंशन से कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो इस तरीके से हम इन इंट्रैक्शन के आधार पर किसी भी लिक्विड के डिफरेंट प्रॉपर्टीज की एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे सकते हैं, उनकी व्याख्या कर सकते हैं कि क्यों किसी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, किसी का कम है, किसी का वेपर प्रेशर ज्यादा है, किसी का कम है, क्यों श्यानता अलग अलग लिक्विड के लिए अलग अलग होती है। तो इन सब की व्याख्या करने के लिए हमें इंट्रैक्शन को अच्छे से समझना होगा।